स्टार्ट। नमस्ते। नमस्ते। शुरू कर सकते हैं क्या? गादिरोगां सतां सप्तां वित्ताय तत्सतां शीशां भारतिदां जघान वैद्याय नमः। प्रीवियस शुरू करें। आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं है, म्यूट है शायद आपका सुनील जी। हाँ, अब आ रही? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ठीक। तो हम थोड़ा सा उसका प्रीवियस हम देख लेते हैं। जी। हमने अभी देखा था कि दिनचर्या होने के बाद ऋतुचर्या के बारे में देख रहे थे। सी regarding Rutucharya, what should be our daily regimen during the various 6 Rutus. So we have started with Adan Kal and Visarga Kal, the types of Kal, then um, and Rutus which contain some 2 months each. तो हर ऋतु में 2 महीने रहते हैं, वो भी हमने देखा। काल क्या है, विसर्ग काल क्या है, उसके बारे में हमने देखा था। और आदान काल वो है कि जिसमें शरीर से बल जो है वो बाहर के वातावरण में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो आदान काल है। और जिससे बाहर के वातावरण से शरीर में बल का विसर्ग होता है, मतलब बल मिलता है, उसको हम विसर्ग काल कहते हैं। देन कौन से ऋतु में अपना बल अच्छा रहता है, कौन से ऋतु में कम रहता है, वो भी हमने देखा था। देन हेमंत ऋतु से शुरू हुआ था कि हेमंत ऋतु में अपनी अग्नि अच्छी रहती है, बल भी अच्छा रहता है, तो हम स्निग्ध उष्ण और थोड़ा सा गुरु आहार सेवन कर सकते हैं। उसके बाद इस ऋतु में वही जो ऋतुचर्या है हमको थोड़ा सा ज्यादा करना होता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा शीत ठंडक थोड़ी ज्यादा रहती है, तो वही विधि इस ऋतु में भी करनी होती है। उसके बाद वसंत ऋतु में क्या करना चाहिए, उसमें कफ का प्रकोप होता है, तो उसके अनुसार हमारा जो आहार और विहार जो है उसके अनुसार होना चाहिए। फिर ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी ऐसी रहती है, तो उसमें कफ कम हो जाता है, वात बढ़ता है, तो इसलिए थोड़ा कटु अम्ल रस, मतलब जिसमें अग्नि महाभूत का प्राधान्य हो, ऐसे जो रस है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे वात बढ़ेगा और रुक्षता बढ़ेगी। ऐसा आहार का सेवन नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसमें अग्नि कम होने की वजह से लघु आहार, लेकिन जो स्निग्ध हो, ऐसा आहार का सेवन करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि वही जो हम पहले से हमारे यहाँ होता है कि सर गर्मी के ऋतु में छत के ऊपर थोड़ा पानी वगैरह डाल के वो ठंडा करके वहां बैठना। तो शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्याम भक्ष्यन पिबेत, ऐसा लिखा है। तो 32 नंबर का जो श्लोक है, और वहां तक शायद हमारा हो गया था। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा जो है रस, रसाला, राम, खांडव, पानक, पंचसार, ये जो 5 अलग अलग प्रकार के जो लिक्विड्स फ्लूइड्स बोले हैं, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि
वो एग्जैक्टली क्या होता है, कि रस क्या है, रसाला क्या है, राग क्या है, खंडव क्या है, पानक क्या है, पंचसार क्या है, तो उसके ऊपर जो अष्टांग हृदय की जो कमेंट्री है उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो कमेंट्री अष्टांग हृदय में दो अच्छी कमेंट्री है, एक दो है, मैंने पहले बोला था कि एक जो है वो हेमाद्री की है और दूसरी एक कमेंट्री है वो अरुण दत्त की है। वो दोनों जो टीकाएं हैं वो बहुत अच्छी तरह से जो बेसिक कंसेप्ट है अष्टांग हृदय में दिया हुआ वो अच्छी तरह से समझाने की उन्होंने कोशिश की है। तो इसमें जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हमें आज के दिन में समझ में नहीं आएंगे, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने का भी उन्होंने प्रयास किया है, वो वर्णन करने का। तो उसमें ही ये रसाला, राग, खंडव, फिर ये जो है सब उसमें दिया हुआ है। तो उसको भी हम थोड़ा 5 मिनट में उसको देख लेंगे, तो उसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि ये इसका अर्थ क्या होता है, वो क्या उसके ये वर्ड से हम क्या लेंगे, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हमें नहीं रहेगा। तो एक तो है कि ये जो सभी हैं तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले द्रव्य हैं, इसीलिए उसको थोड़ा सा हमें देखना होगा। तो उसमें रस रस क्या है, रस तो फिर वो जो है जस्ट मिनट, थोड़ा मुझे जुकाम थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा वेदर चेंज हो गया, मैं दिल्ली से भी पुणे आ गया हूँ तो थोड़ा वेदर एकदम चेंज हो गया, थोड़ा सा मुझे जुकाम थोड़ा हो गया है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें रसाला क्या है और ये सब उन्होंने दिया है, तो उसको हम शॉर्ट में देखेंगे। तो जो हेमाद्री जी है वो लिखते हैं कि अ, रसाला का मतलब है करमथित मरीच शर्करा आदि युक्त दधी। तो रसाला ये है कि हाथ से जिसको हम, जैसे हम लस्सी बनाते हैं, करमथित मरीच शर्करा आदि युक्त दधी, मरीच मतलब काली मिर्च और शक्कर, इनको मिला के चीनी मिलाकर जो हम बनाते हैं दही को, मतलब लस्सी जो बनाते हैं उसको हम उन्होंने रसाला ऐसे कहा है। फिर राग क्या है, तो राग है मधुर अम्ल लवण कृत पानक, मतलब शरबत जिसमें मीठा, मधुर, अम्ल और लवण ये 3 रस होंगे, उसको उन्होंने राग कहा है। और फिर खांडव जो है वह मधुर अम्ल लवण कटु कषाय, तो उसमें 5 रस होंगे तो उसको खांडव ऐसे कहा है। मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस और कषाय रस, ये 5 रस उसमें रहेंगे तो उसको खांडव ऐसा कहेंगे। और पंचसार पानक, एक पंचसार नाम का एक और वर्ड उसमें आया है। तो पंचसार क्या है, तो वो 5 ऐसे फल है उनसे जो बना हुआ है, मधु, खरजूर, मृदुका, परुषक, सीता, अम्बसा, मंथोआ पंचसारेण सघृते लाज सत्तु भी, ऐसे कहा है। तो वो क्या है, मधु मतलब मधु शहद, फिर खरजूर, खजूर आप सबको पता है। उसके बाद मृदुका मतलब अ, मुनक्का जिसको हम कहते हैं, जो काली होती है उसको मृदुका कहते हैं। परुषक जिसको हम अंजीर कहते हैं, और सीता मतलब मिश्री, और पानी, इन सबको मिला के जो 5 चीजों को मिला के जो बनता है उसको पंचसार ऐसे कहा जाता है। और उसको अ, मिलाकर उसका जो अ, रस निकलेगा उसको हम पंचसार ऐसे कहेंगे। तो ये सभी जो है अलग अलग प्रकार के जो शरबत के ही प्रकार है, तो उसका हम ग्रीष्म ऋतु में सेवन कर सकते हैं। और फिर अम, उसके बाद आता है शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्याम भक्षयन पिबेत, मतलब शशांक किरणों का सेवन करना है। शशांक किरण मतलब शशांक का अर्थ है कि अ, चंद्रमा, चंद्रमा की जो किरण है उन वो सेवन करना है भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद वहां जाकर हम बैठ सकते हैं कि उससे थोड़ा हमें मन को शांति मिलेगी और शरीर भी शांत होगा, तो वो करना है। उसके बाद दूसरा एक उसका
शशांक का मतलब दिया हुआ है कि शशांक मतलब कर्पूर, कपूर का भी कहा है, तो वो भी शशांक का अर्थ होता है, तो वो भी एक हम ले सकते हैं कि पानी में डाल के, वो ठंडा होता है इसलिए उसके साथ हम वो हमारे पास रख के हम बैठ सकते हैं। फिर आता है अभ्रंकश महाशाल ताल रुद्धोष्म रश्मिषु। 33 नंबर जो श्लोक है, अभ्रंकश महाशाल ताल रुद्धोष्म रश्मिषु। तो अभी ये जो उसके आगे वाला जो डिस्क्रिप्शन है, वो बहुत ही क्या बोलते साहित्यिक प्रकार का है, मतलब वो जो जिन्होंने भी ये लिखा हुआ है ये वाग्भट जी ने, तो वो बहुत ही रसिक प्रकार के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने वर्णन भी ऐसा किया है कि वो जिस जहाँ पर रहने में हमें मन को बहुत अच्छा महसूस हो, ऐसे जगह पर रहना है। तो अभ्रंग कश्यप महाशाल, अभ्रंग कश्यप महाशाल का मतलब अभ्र मतलब है आसमान, कश मतलब जिसको आसमान को चीरने वाले, महाशाल मतलब शाल वृक्ष जो हिमालय में ज्यादातर रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, तो महाशाल ताल रुद्धोष्म रश्मिषु। तो ऐसे पेड़ों के नीचे जाकर हमको रहना है, जिससे ताल रुद्ध उष्ण रश्मिषु, जिससे गर्म जो किरण है सूर्य की किरण, वो जिससे रुक जाते हैं, ऐसे पेड़ों की छाया में हमको बैठना है। फिर वनेषु, और जंगल में रहना, जैसे कैसे वन रहने चाहिए, माधवी श्रेष्ठ द्राक्षास्तबक शादीषु, मतलब अ, जिन वनों में माधवी नाम का एक लता है, लता मतलब बेल है, वो जिस वन में हो, उसके साथ ही द्राक्षास्तबक, और द्राक्षा मतलब अंगूर, अंगूर के जो गुच्छे रहते हैं, ऐसा जिस वन में रहेगा, ऐसे वन में हमको रहना है। मतलब ये भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव एकदम ऐसा है कि ऐसे जगह पर रहेंगे तो अपने आप हमारी जो मानसिक स्थिति है, वो भी हमारी अच्छी हो जाएगी, वो भी हम वहां रहना चाहिए। फिर सुगंधि हिम पानीय सिच्चमान पटालिके कायमाने चिते चूत प्रवाल फललुम्बी भी। तो कैसे घर में रहना चाहिए, तो सुगंधि हिम पानीय, तो जहाँ के आजू बाजू, जहाँ आजू बाजू में सुगंधी और हिम, सुगंधी मतलब जिसमें अच्छी गंध हो, और हिम मतलब ठंडा। तो हिम का मतलब हमेशा आइस ऐसे नहीं होता है, हिम मतलब जो जिसका बहुत ही ठंडा है, ऐसा पानी, पानी या सिच्चमान, जो जिसके ऊपर हमने डाला है ऐसे वस्त्र, जिसके आजू बाजू में रहते हैं, ऐसे जगह पर हमें रहना चाहिए। फिर अ, पटाली के, पट मतलब कपड़ा, ऐसे कपड़ों से बने हुए जिसको चारों ओर से घेरा है, ऐसे जगह पर हमको रहना है। उसके बाद कायमाने चिते चूत प्रवाल फललुम्बी भी, और उसके बाद कायमाने मतलब इस प्रकार के अम, जगह पर रहना चाहिए। इसके आजू बाजू में, चूत का मतलब होता है आम, आम के जो प्रवाल मतलब जो नए पत्ते होते हैं, उसको प्रवाल कहते हैं। प्रवाल फल लुम्बी भी, और वो प्रवाल भी है, पत्ते भी हैं, और फल वो जहाँ पर लटके हुए हैं, ऐसे जगह पर हमको रहना चाहिए। आ रही है क्या? आ रही। जी जी ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छी तरह से किया हुआ है। तो कदली दल, कल्लार, मृणाल, कमलोत्पलही, ये सभी जो है वो फूलों के प्रकार है। कदली दल का मतलब, कदली का मतलब हो रहा है केला, उसके पत्ते पर रहना है। उसके बाद कल्लार, मृणाल, कमल, उत्पल, ये सभी जो है, ये कमल के ही अलग अलग प्रकार है। कल्लार एक कमल का प्रकार है, फिर कमल और उत्पल दोनों भी कमल के ही प्रकार है। और मृणाल का मतलब होता है कमल के जो नाल होता है, डंठल, उसको मृणाल ऐसा कहते हैं। तो उनसे बनाए हुए ऐसे बेड पर सोना चाहिए, तो उससे भी मन को शांति मिलेगी। तो कोमलई ही कल्पिते, तल पे, तल का मतलब होता है बेड, उसके ऊपर सोना है। हसत कुसुम पल्लवे, और ऐसे जगह पर जिसमें कुसुम और
उसमें मतलब फूल और कोमल पत्ते जिसमें बिछे हुए हों, ऐसे जगह पर रहना है। फिर मध्यम दिने कर्कटापार्थ सोप्यात धारागृहे अथवा। तो धारागृह का मतलब जिस घर के चारों ओर से पानी की धार छोड़ी हुई है। तो हमारे अभी के सीजन में हम बोल सकते हैं कि एसी जहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे जगह पर हमें धूप के सीजन में रहना है। तो भी एसी वैसा यूजर इको फ्रेंडली नहीं है, लेकिन दिल्ली जैसे जगह पर जो है वो ठंडे पानी से करके ज़्यादा काम में नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग प्रकार की रहती है। तो जहाँ पर जो घर थोड़ा सा ठंडा हो, ऐसे घर में रहना है। तो ये भी दिया है। स्वप्या धारागृह, उसको धारागृह कहा गया है। तो इस जगह पर रहना चाहिए। उसके बाद पुस्तक इस तरह हस्ता से प्रभु उशीर वारणी, मतलब ऐसे पुतले जैसे बाहर मॉल में वगैरह रहते हैं, जिसमें हाथों से या फिर मुंह से पानी ऐसे गिरते रहता है उनके शीशों के। हमको रहना है उशीर वारणी। उशीर मतलब जिसको हम खस कहते हैं, कि जो सुगंधी रहता है, जो हम जनरली कूलर में वगैरह लगाते हैं। तो उसकी उससे बना हुआ जो पानी जहाँ पर आजू बाजू में गिर रहा हो, ऐसे जगहों पर रहना है। वो थोड़ा एकदम जिसको हम कहते हैं कि एक सिक जो है उस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मन को भी अच्छा लगना चाहिए, को भी अच्छा लगना चाहिए, और उसके साथ है कि का जो अनुसार आहार विहार है उसका भी पालन होना चाहिए। और ये सभी का ध्यान रखते हुए सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। किरणे सौध पृष्ठे निशासुष, साथ में सौध पृष्ठ, सौध का मतलब जो बड़े घर रहते हैं उसको सौध कहेंगे, जो हम गैलरी कहते हैं उसको सौध कहेंगे। निशा किरण संस्कृत कभी एक बहुत अच्छा यूज किया है, निशाकरक राग। निशाकरक का मतलब होता है कि चंद्रमा के कर मतलब हाथ। तो चंद्रमा के हाथ मतलब उनके किरणी हो गए। तो उस ऐसे तो निशा ऐसे ऊपर रात में है स्वचित्तस्य चंद्रमा थोड़ा स्वस्थ चित्त से मतलब मन शांत रख के बैठना है, क्योंकि ये तो हमारे जो बहुत Voice break हो रहा साफ है? है। Even I am वाइस experiencing break in the voice. आवाज थोड़ी कट रही है भार्गव जी। मैं दूसरा दूसरा हेडफोन यूज करूं क्या? ये शायद ब्लूटूथ की वजह से होता होगा शायद। ट्राई कर लीजिए। आपकी आवाज एकदम ब्रेक हो के आ रही है। ठीक है। एक मिनट। नहीं, अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ, yes. ओके ठीक है। तो शायद वो ब्लूटूथ का कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। अभी अभी सही है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो
ग्रीष्म ऋतु का इतना डिस्क्रिप्टिव उन्होंने वर्णन इसी के लिए किया है कि ज़्यादातर जो है कि हमारा जो शरीर का बल भी कम रहता है, उसके साथ शरीर का बल कम होने से अपने आप मन का भी हमारा जो तत्व है वो भी कम हो जाता है। इसलिए फिर उसमें जैसा मन को प्रसन्न जिससे रखना चाहिए, ऐसे जो क्रियाकलाप है, ऐसे जो आहार-विहार है, उसके बारे में ज़्यादा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जिससे मन को बहुत सुकून मिलेगा। तो उसमें उसमें ही फिर स्वस्थ चित्तस्य चंदनार्द्रस्य मालिनः, फिर मन को शांत रखना चाहिए कि उस गर्मी से ज़्यादातर मन भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि बहुत गर्मी है तो कुछ सूझता नहीं है, तो ये सब उस होता है। तो स्वस्थ चित्तस्य चंदनार्द्रस्य मालिनः, चंदन से बनाई हुई चंदन का लेप किया हुआ, फिर मालिनः, फिर वो जो मालाएँ हैं फूलों की वो पहननी चाहिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर कही है कि जिसके बारे में ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन होता नहीं है, निवृत्त काम तंत्रस्य सुसूक्ष्म तनुवाससा। निवृत्त काम तंत्रस्य मतलब उसमें हमको क्या काम वासना का उसमें प्रयोग नहीं करना है, मतलब सेक्स नहीं करना है। ये एक मेन ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने कहा है कि उसको कम से कम करना है क्योंकि उसमें बल कम रहता है, शरीर में भी उष्ण गुण की गुण बढ़ते हैं, तो उसमें काम क्रीड़ा से निवृत्त रहना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। ये एक इम्पोर्टेंट जो है जनरली उसके बारे में बहुत सोचा नहीं जाता है कि वो भी उन्होंने कहा है कि इसका भी वो भी थोड़ा-सा हमको देखना है। सुसूक्ष्म तनुवाससः, और जो कपड़े जो पहनेंगे वो भी थोड़े पतले हों और जिससे हमारा गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़े। जैसे हमारे यहाँ भी पहले के पुराने ज़माने में जो हम धोती और जो श्वेत वस्त्र पहनने का ज़्यादा प्रचलन हमारे यहाँ इसलिए था क्योंकि वो गर्मी हमारे यहाँ बहुत रहती है, तो फिर उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और गर्मी कम होती है, तो वो इसलिए सबसे ज़्यादा हवा जिससे रहती है, धोती बहुत कंफर्टेबल रहती है गर्मी के सीज़न में। इसलिए वो पहनने के लिए कहा है कि सुसूक्ष्म तनुवाससा, जो पतला हो और सूक्ष्म मतलब जो पतला हो और जो जिससे हवा आवाज़ ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। फिर आर्द्राः तालवृन्तानि विस्तृतः पद्मिनीपुटाः उत्क्षेपाश्च मृदुत्क्षेपा जलवर्षिमानिलाः कर्पूरमल्लिकामाला। तो ये सभी जो है किस प्रकार का हमें विहार का सेवन करना है वो सब दिया हुआ है कि जो पत्र है का लीव्स हैं कि जलार्द्रः तारवन्तानि, कि पानी से भीगे हुए जो पत्ते हैं उनका हमें पहनना चाहिए। फिर पद्मिनी मतलब कमल का एक प्रकार है कि जो रात में फूल खिलता है वो पद्मिनी पुटा, वो भी उसकी माला सेवन पहननी चाहिए। फिर उत्क्षेपाश्च मृदु उत्क्षेपा जलवर्षि हिमानिलाः, कि पानी की जहाँ पर वर्षा हो रही है ऐसे ठंडे पानी की वर्षा हो ऐसे जगहों पर रहना है। कर्पूर मल्लिका माला, मल्लिका मतलब होता है कि वो मोगरा कहते हैं वो, और हार उनसे बनाए हुए हार मतलब मालाएँ। और दूसरा आता है अ, हारा, हार का मतलब होता है कि जो मणियों से बनी हुई है, मतलब मुक्ता, जो मुक्ता है मतलब मुक्ता मतलब मोती, मोती की मालाएँ धारण करनी चाहिए। हरिचंदना, हरिचंदन का लेप करना चाहिए। फिर मनोहर कलालापाः शिशवः सारिकाशुकाः, मतलब ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर छोटे बच्चे खेल रहे हों। उसके बाद सारी का मतलब होता है कि जिसको मैना कहते हैं, उसके बाद शुक का मतलब होता है पैरट, जहाँ पर ऐसे पक्षी वगैरह रहते हैं, ऐसे जगह पर हमको रहना है। मृणालवलयाः कान्ता प्रोत्फुल्ल कमलोज्ज्वलाः, और जहाँ पर जिसके घर के आजू-बाजू में भी मृणाल वलय मतलब कमल से ही जिसको सुशोभित किया हुआ है, ऐसे जगह पर रहना है। जंगमा एव पद्मिन्यो दयन्ति हरि दयिता क्लमम, मतलब ये सभी जगह पर हम रहेंगे तो क्या होगा, और तो पद्मिन्यो हरन्ति दयिताः क्लमम, तो हमारे मन में दीनता आ जाती है, मतलब खिन्न हो जाते हैं ज़्यादा गर्मी बढ़ने से। तो वो जो हमारा
श्रम है, इसमें ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो इन सभी जो वातावरण में रहेंगे इस प्रकार के, तो वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के वातावरण में हमको रहना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट जो ग्रीष्म ऋतु का जो पूरा उन्होंने लिखा हुआ है, वो खाने-पीने की ओर उन्होंने कम ध्यान दिया है। मन को अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर गौर किया हुआ हमको दिखता है। तो इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु में ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कि ग्रीष्म ऋतु होने के बाद आता है कि वर्षा ऋतु है। स्टार्टिंग में दिया है कि आदान ग्लान वपुषाम, जैसे हमने देखा है कि आदान काल जो है वो कौन से 3 ऋतु है और विसर्ग काल कौन से 3 ऋतु है? आदान काल, आदान समर ना, समर। हाँ, आदान मतलब वर्षा, शरद और हेमंत, ऐसा है। वो आदान काल है ना, ऋतु। हाँ हाँ, और वसंत ग्रीष्म जो है वो विसर्ग काल है। तो ये आदान ग्लान, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा तो आदान काल बढ़ने लगता है, मतलब आना शुरू होता है। तो आदान ग्लान वपुषाम, तो आदान काल शुरू हो जाएगा, इसलिए वपुषाम मतलब वपु मतलब शरीर, ठीक है। तो आदान ग्लान वपुषाम, तो आदान काल के आने से फिर इसकी वजह से क्या होगा? अग्नि ही सन्नोपि सीदति, मतलब ऑलरेडी ग्रीष्म ऋतु में जो अग्नि जो कम हो गया है, वो सन्न मतलब कम हुआ है, सन्नोपि सीदति मतलब जो कम हुआ है वो और ज्यादा कम होता है वर्षा ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में हमने देखा कि अग्नि कम हो जाता है बाहर के वातावरण की वजह से, तो वो अग्नि वर्षा ऋतु में और ज्यादा कम हो जाएगा। तो फिर अग्नि ही सन्नोपि सीदति, जो ऑलरेडी है वो और कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? शासु वर्षा ऋतु में ऐसे होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? दोषै ही दुष्यंति ते अम्बुलंबाम्बुदेम्बरे, ये थोड़ा सा एक साहित्यिक प्रकार की उन्होंने लिखा हुआ है कि दोष जो है वो ज्यादा दूषित होंगे। वर्षासु दोषै ही दुष्यंति, तीनों दोष प्रकुपित होते हैं। ते अम्बुलंबाम्बुदेम्बरे, तो ये थोड़ा सा वो कहने में थोड़ा सा क्या टंग ट्विस्टिंग जैसा है कि एक अलग अलग है। तो अम्बुलंब मतलब बादल, तो उनसे पूरा अंबर मतलब आसमान आच्छादित रहता है। ऐसे समय पर 3 दोष प्रकोपित हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि कम हो जाता है, इसलिए तीनों दोष का प्रकोप एक साथ हो जाता है। दोष ही दुष्यंति हे अम्बुलंबाम्बुदेम्बरे, फिर सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च, और तुषार के साथ जो हवा आती है, और उसके साथ ही जो ठंडा ज्यादा है, और बाहर ठंडा है लेकिन अग्नि भी कम है, तो ये भी है। सहसा शीतलेन च भूबाष्पेण अम्लपाकेन, अभी इसमें एक थोड़ा सा अलग प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया है कि अम्लपाक, भूबाष्पेण अम्लपाकेन मलिनेन च वायुना। तो इसका मतलब है कि जनरली हम जो पानी पीते हैं वो विपाक की कंसेप्ट थोड़ी सी आगे आएगी कि पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें कि सिर्फ केवल ये ध्यान में रखना है कि पानी का जो रस है, मतलब टेस्ट है, वो मधुर है, और मधुर होने की वजह से जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है वो भी मधुर ही रहता है जनरली, साधारणतः। लेकिन अ, वर्षा ऋतु में ऐसे होता है कि भूबाष्पेण अम्ल पाकेन, उसका विपाक जो है वो अम्ल होता है, मतलब जो उसका नॉर्मल जो डाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं होता है, वो उसके अलग विपरीत थोड़ा सा होता है। और मलिनेन च वारिणा, और पानी थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं कि स्वच्छ नहीं रहता है, साफ नहीं रहता है, तो मलिन वारिणा। तो हम ये भी देखते हैं कि जब कॉर्पोरेट का पानी भी अगर आता है बरसात के समय में, वो भी थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं आता है, तो वो भी एक उसमें है। तो मलिन मलिन च वारिणा, फिर वन्नी नैव च मंदेन, और अग्नि भी मंद रहता है। वन्नी मतलब अग्नि, शरीर का जो अग्नि है वो मंदेन, वो भी मंद रहता है। तेषु इति अन्योन्य दूषिषु, उसकी वजह से क्या होता है कि एक दोष दूसरे दोष को भी प्रकोपित करता है, दूसरा दोष पहले दोष को प्रकोपित कर देता है। तो फिर
भजेत साधारणम सर्वम ऊष्मणः तेजनम चयत। तो इसलिए इस सीजन में साधारण मतलब जो ज्यादा दोष को प्रकोपित भी नहीं करता हो, जो दोषों का बहुत ज्यादा शमन भी नहीं करता हो, ऐसे आहार का सेवन करना है। सर्वम सभी प्रकार का आहार और विहार दोनों। ऊष्मणः तेजनम चयत और जिससे ऊष्मण तेजनम जो अग्नि शरीर का है वो जो बढ़ाएगा, तेजन मतलब जिसको बढ़ाना, तेजस्वी करना, ऐसा करने वाला आहार और विहार जो है उसका सेवन हमें वर्षा ऋतु में करना चाहिए। तो एक तो उन्होंने कहा कि आदान काल शुरू हो जाता है, तो ऑलरेडी ग्रीष्म ऋतु में जो अग्नि कम होता हुआ रहता है तो वो और ज्यादा कम होता है, सन्नोपी सीदति। उसके बाद फिर सभी आसमान में बादल छाए हुए रहते हैं और इसलिए फिर दोष भी प्रकोपित तीनों हो जाते हैं और बाहर भी एकदम ठंडा ठंडा सीजन रहता है तो अग्नि बढ़ती नहीं है। तो फिर और पानी जो है जो आसमान से गिरता है उसका विपाक भी अम्ल विपाक होता है कि नॉर्मल जिसका जो डाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं होता है। जो भी पानी पिएंगे वो भी थोड़ा दूषित होगा, अग्नि मंद रहेगा। इसलिए इस तरह का आहार विहार सेवन करना है कि जिससे अपना अग्नि बढ़ेगा लेकिन दोष प्रकोपित नहीं होंगे। अग्नि बढ़ने वाला आहार सेवन करेंगे मतलब जिससे जो पचने में हल्का हो, जिससे अग्नि के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, ऐसा आहार सेवन करना है। और साधारण सब जिससे दोष प्रकोपित ना हो ऐसे आहार का सेवन हमको करना चाहिए। तो इसमें वर्षा ऋतु में बहुत अधिक अलग अलग प्रकार की व्याधियां भी होती हैं, इसलिए ये सभी उन्होंने कहा है कि दोष जिससे प्रकोपित नहीं हो ऐसे आहार विहार का सेवन हमको करना चाहिए। फिर उसके बाद अब हाँ जी, ये अभी आदान काल खत्म होके और विसर्ग काल शुरू होने वाला है हाँ है ना? तो क्या ये जंक्शन में कोई सपोज अपन कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं जिसमें कि या लें जिसमें कि बल चाहिए होता है, तो क्या ये वक्त नया इनिशिएटिव के लिए ज्यादा अच्छा है या फिर 6 महीने बाद का समय जब आदान काल शुरू होता है वो ज्यादा अच्छा है? कौन सा बेहतर रहेगा? नहीं मतलब ऐसा है कि व्यायाम और ये अगर ज्यादा करना है तो वो विसर्ग काल में करना है, ये है। ठीक है, मतलब जैसा है कि अ, आदान काल में वो कम करना है कि थोड़ा जितना सहन हो इतना ही व्यायाम करना है। लेकिन जो नया शुरू करने के लिए भी एक उन्होंने विधि दी है वो इस चैप्टर के लास्ट में आएगी कि कैसे करना है, कि पुराना वाला जो है वो छोड़ के नया स्टार्ट करना है। तो वो 15 दिन का एक गैप रहता है, उसको ऋतु संधि कहते हैं। तो उस संधि में पुराने ऋतु के जो भी हम आहार विहार सेवन करें उसको कम करके नया जो ऋतु है उसमें जो भी हमें एप्लीकेबल है वो शुरू करना है, ये उसका आगे आएगा। वो इस तरह से वो तो ऋतु के बारे में भी है, ऐसा ही आदान काल विसर्ग काल के भी बारे में भी सोच सकते हैं कि आदान काल में जो हम सेवन कर रहे हैं उसको थोड़ा छोड़ के विसर्ग काल के लिए जो अनुकूल है वो आहार विहार हमको सेवन करना है। इसका भी अ, उसमें आएगा, आगे का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये भी है। तो मतलब ये जो वर्षा ऋतु हुई पर्टिकुलरली इसमें हम्म, त्रिदोष सारे इंक्रीज कर जाते हैं। डिस्टर्बेंस इन प्रकोपित ऑल द होते हैं, हाँ। दोषास। हाँ, कुपित होते हैं होंगे बट ऐसा नहीं, ऑल प्रकोपित मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उसकी नहीं रहेगी। हाँ बैलेंस इज डिस्टर्ब इन ऑल द हाँ दोषास। त्रिदोष हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि बात किसी में डेवलप हो जाए, किसी में पित्त हो जाए। ये सीजन ऐसा है जिसमें त्रिदोष कुपित रहते हैं और हाँ त्रिदोष कुपित रहने के कारण डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जी इसलिए ऐसा आहार जिसको कि लेस डाइजेस्टिव कंडीशन में लिया जा सके, हाँ शायद वो आहार लेना चाहिए। और शायद जी ये मौसम ऐसा है जो अधिक प्रिकॉशन का है, क्योंकि त्रिदोष जी सारे बिल्कुल, ही इसमें कुपित है। जी तो बिल्कुल, प्रिकॉशन की भी शायद इसमें ज्यादा जरूरत पड़े, ऐसा लगता है। बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वो अग्नि ही सन्नोपि सीदति, ऑलरेडी जो कम हुआ है, वो और ज़्यादा कम होता है। दूसरा बात है कि पानी भी जो हम पीते हैं, उसका भी अम्ल विपाक होता है। मतलब जो नॉर्मली जो पानी ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है, वैसा भी ठीक से नहीं होता है। तो पानी ही अगर ठीक से नहीं पच रहा है, तो फिर बाकी चीज़ें तो और ही हैं।
तो इसलिए अग्नि कम होने की वजह से, जिससे अग्नि कम, अग्नि में भी जो डाइजेस्ट हो पाएगा ऐसा आहार, और लेकिन जिससे बाकी दोष प्रकोपित ना हो ऐसा आहार सेवन करना है। जैसे अगर जिस अग्नि कम है तो ऐसे आहार का सेवन, तो कैसे आहार का सेवन करेंगे, तो लघु आहार का सेवन करेंगे। लेकिन फिर ये होता है कि लघु आहार का ज्यादा सेवन करेंगे तो वात प्रकोपित होता है, क्योंकि वायु का जो गुण है लघु है, रुक्ष है, शीत है, उससे वात प्रकोपित हो सकता है। तो आहार लघु होना चाहिए लेकिन उसे वात प्रकोपित नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उष्ण थोड़ा सा होना चाहिए लेकिन वो पित्त को प्रकोपित करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमें देख के वो सेवन करना चाहिए, ये इन शॉर्ट उनको कहना है। इस तरह से हम उसको सोच सकते हैं कि जो लघु हो लेकिन डाइजेशन के लिए अच्छा हो, लेकिन उससे वात ना बढ़े, ये हमको ध्यान में रखना होता है। तो क्या क्या लेना है वो आगे अभी आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज, ये मकर संक्रांति की क्या सिग्निफिकेंस, क्योंकि लगभग शायद मकर संक्रांति से आदान काल शुरू होता है। उत्तरायण शुरू होता है ना वहां से। हाँ, उत्तरायण शुरू होता है ना, तो आदान काल भी वहीं से शुरू हुआ होगा ना लगभग। हाँ ठीक है ना। तो ये मकर संक्रांति सिग्निफिकेंस वैसे क्या है आयुर्वेद में, अगर कुछ हो तो? नहीं, वो तो जनरली मकर संक्रांति के समय पर वसंत ऋतु रहती है ना। शुरू हो जाती है। हाँ, शुरू रहती है जनरली, तो इसलिए वसंत ऋतु की चर्या है, उसमें सब वो आया है, तिक्त रस का सेवन करना है, ये सब उसमें आया हुआ है ना, जो हमने पहले देखा है। शायद हो गया ना, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये तीनों हमने देखे हैं। तो उसमें जो वसंत ऋतु की चर्या है उसका ही ज्यादातर सेवन करना है उसमें, कि तिक्त रस का आहार का सेवन, फिर जो कफ को प्रकोपित ना कर का सेवन, जो बढ़ा हुआ कफ उसको कम करने वाला आहार, तो सबसे अच्छा जो है करने वाला वो तिक्त रस है, मतलब कड़वा। इसलिए हम हाँ। सुबह उठने के बाद वो नीम के पत्ते थोड़े से खाने के लिए क्या चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन वो उठ के वो खाते हैं ना, सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए वो लेने का प्रचलन है, महाराष्ट्र में तो है। यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ वो है, तो वो हम तिक्त रस का आहार का सेवन ज्यादा करते हैं, मतलब इसमें वसंत ऋतु में। और उसके साथ जो तिल और गुड़ वाला जो कंसेप्ट है, तो वो भी मकर संक्रांति के समय ज्यादा रहता है, कि उसके बाद फिर वो ज्यादा खा नहीं सकते हैं, तब तक वो खाना चल जाएगा, क्योंकि तिल जो है वो उष्ण होता है, वो ठंडा नहीं रहता है, गर्म रहता है। उसके साथ गुड़ मिक्स करेंगे तो वो उसके बाद फिर वो ज्यादा हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि फिर गर्मी बढ़ने लगती है। वो लास्ट है तब वो हम खाना चाहिए। उसके बाद के सीजन में वो हमको वर्जित है, वो नहीं लेना है, तो इसे तब वो सेवन करना है। तो उससे कफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो उष्णता चाहिए वो भी हमको साथ में मिलेगी, तो ये दोनों भी उससे हो जाएगा। सुनील जी, ऋतु और काल थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं, समय के अनुसार ऋतु का निर्धारण होता है बेसिकली। जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है, जो आप मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं ना सर जी। ये मकर एक साइन है, एक साइन है जो ज़ोडिएक में रहता है। एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इसका रेफरेंस है। जो सन जो सर्कल बनाता है, या हाइपोथेटिकल सर्कल में, इसमें 12 साइंस रिवॉल्व करते हैं पूरे, एंड वन ऑफ द साइन इज मकर। तो सन जब इस साइन में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड संक्रांति, जी। एक साइन में। और चूंकि 12 साइंस है अभी जोडियक में, तो जब जब सन एंटर करता है दूसरे साइन में, ईच पीरियड इज कॉल्ड संक्रांति। और अच्छा, संक्रांति, ओके। each period, so there are 12 Sankranti, that means entry of sun into a sign. जी। तो ये 12 साइंस जिसको हम कहते हैं ना सर जोडियक में, जी। they refer in fact 12 different signs, इनमें constellations है, stars है, उनका ग्रुप है, and they form a shape. The shape is of animal, 12 एनिमल का शेप फॉर्म करते हैं जी। मकर इज क्रोकोडाइल, यू नो दैट वे। तो इस तरह का शेप फॉर्म करता है एक साइन में। तो इसमें जब सन एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड मकर संक्रांति।
बस यही है सर कि अपन 12 संक्रांति यूजुअली मनाते नहीं है, पर मकर संक्रांति इज अ प्रोमिनेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल। हाँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि काल निर्णय करता है ऋतु का। इस पे जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है, नॉर्थ ग्लोब की तरफ एंटर करता है, जी तो इसको इन लोगों ने रेफर किया है ऑन द बेसिस ऑफ द ज़ोडिएक साइंस। राइट। तो जोन्स में मकर जो राशि है क्रोकोडाइल की, इस पे जैसे ही एंटर करता है मकर, इसका टाइम फिक्स है सर, जी दे कैलकुलेट द टाइम आल्सो। जी तो इसको थोड़ा नॉर्दर्ली, जो हम नॉर्थ में हम लोग रहते हैं, नॉर्थ ग्लोब में जी नॉर्दर्ली टर्न इज कंसीडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस। जी, अच्छा, ओके। हाँ, एज ऑस्पिशियस टर्न। आपको याद होगा भीष्म पितामह ने कहा था जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा हम अपनी शैया नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ओके, तो मकर संक्रांति का दिन था जब उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अच्छा, इट वाज दिस डे दैट ही लेफ्ट। ओके, हाँ, तो फिर मकर संक्रांति करके 12 संक्रांति आती है, और बहुत सारी संक्रांति है। इसका जी, थोड़ा ऑस्पिशियस वे में ठीक, गॉट इट, डिफरेंस है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द संक्रांति। जी। बढ़ते हैं सर ठीक है आगे। जी, ठीक है। तो जैसे बोल रहे थे मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति कहते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि उसमें थोड़ा सा सूर्य का जो ये बढ़ने लगता है ना, प्रमाण बढ़ता है, उसका जो रोशनी का प्रमाण बढ़ता है, तो हमारे वैद्य की दृष्टि से उसमें कफ का प्रकोप होता है वो ऋतु में। वो वसंत ऋतु वहां पर जनरली शुरू रहता है, इसलिए उसको जो कफ नहीं बढ़ेगा ऐसे आहार विहार का सेवन उस समय पे हमको करना चाहिए, वो एक है। तो इसलिए उसका ध्यान रख सकते हैं। तो वो जो वसंत ऋतुचर्या जब मैंने देखा था उसमें वो डिस्क्राइब हो गया था। हाँ, तो ये एक मुझे और ख्याल आता है, जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को हुआ है डिक्लेयर, क्या ये मकर संक्रांति को नहीं होना चाहिए था? क्योंकि सूर्य की जो है नहीं शक्ति शुरू। एक्चुअली एक्चुअली जो इक्वेटर के ऊपर के जो बाजू में है ना, वहां पर सबसे बड़ा दिन 21 जून का रहता है ना, तो सूर्य का हाँ सबसे ज्यादा समय जो पृथ्वी पर जिसकी रोशनी आएगी वो 21 जून को रहेगी। ठीक, तो इसलिए फिर शायद वो सबसे बड़ा दिन होने की वजह से उन्होंने कि सूर्य के साथ ही उसका ज्यादा रिलेशन, सूर्य नमस्कार योग इन सब का, तो उसके साथ किया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सबसे बड़ा दिन होने से वो ये है ना कि तमसो मां ज्योतिर्गमय वाला जो विषय है, उसके कारण सबसे बड़ा दिन रहे तो अच्छा है, ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता किस लिए किया होगा, हाँ तो हाँ, ये हो सकता है। क्या ठीक हुआ है था? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इनिशियली ये पोर्चुगल ने ओरिजिनली डिक्लेयर किया पहले, बिफोर इवन बीइंग अनाउंस्ड बाय द यूएन। जी और उनका ग्राउंड यही था कि इस दिन सबसे ज्यादा होता है, सबसे दिन बहुत बड़ा होता है, जी इसलिए एज यू से तमसो मां ज्योतिर्गमय जो भी रहा हो, लेकिन लॉन्गेस्ट डे की वजह से उन्होंने डिक्लेयर किया पहले। देन जी, इस पे डिबेट चली, देन सर इस पे डिबेट चली कि क्या ये होना चाहिए। और हाँ एक उस समय ऐसा सुनने में आता है कि लोगों ने ये कहा कि योग पतंजलि पे आधारित है, अगर पतंजलि का बर्थडे कुछ मिल जाए तो शायद हाँ, वो डे डिक्लेयर हो। तो जी उस पे काफी काफी उस पे रिसर्च हुई, इवन जी इंडिया से भी पूछा गया उस समय, तो कोई जी, कॉन्क्रीट डेट नहीं मिल पाई। हाँ तो कॉन्क्रीट डेट नहीं मिली तो ठीक है, जो कुछ भी एक डेट डिक्लेयर था उस पे फिर लोगों ने अल्टीमेटली एग्री किया और फिर डिक्लेयर किया, यूएन ने उसको मान के द सेम डे वाज आई शुड से रेटिफाइड इवन। फर्स्ट हाँ। वो वहीं से आया सर। हुआ ये था कि ये योग गुरुओं की एक मीटिंग हो रही थी जी इस जी चीज के लिए MDNIY में, और जी। वो वहीं वहां पे ऐसा कहा जा रहा था, भाई आप लोग फटाफट डिसाइड कीजिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज वेटिंग। यस। आप जो सब लोग जो है कहेंगे कि अच्छा भाई दिस इज द फाइनल डे, तो फिर वो कम्युनिकेट किया जाएगा टू द प्राइम मिनिस्टर एंड आगे ही विल कम्युनिकेट फर्दर व्हाटएवर। उस समय तो पता नहीं यूएन की बात ही नहीं थी। तो उस समय जो भी चर्चा हुई तो शायद यही लॉजिक रहा होगा। पर मतलब फेयर इनफ, पर मुझे ऐसा, जो अपनी चर्चा उससे मुझे ऐसा लगता है कि भाई जहां से शुरुआत होती है, मकर संक्रांति से उत्तरायण दिशा की शुरुआत होती है, तो शायद वो डिक्लेयर करना मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा, दैट इज द स्टार्ट ऑफ प्रोग्रेस।
वो तो 21वीं कल्चर में सीमा है। दैट इज द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द नॉर्थ ग्लोब। देखिए सर, हाँ, नॉर्थ ग्लोब उत्तर भारत है ना, से जब वो साउथ है में जाएगा कि तो उनका भी हाँ, तो auspicious है। उल्टा होगा ना, वो तो उल्टा होगा। हाँ, उल्टा होगा। Therefore, that alone cannot be taken as। मकर नॉर्थ ग्लोब संक्रांति के लिए हमारे अच्छा लिए है कि हमारे वैसे ही साउथ इंडिया के लिए करका संक्रांति इंपॉर्टेंट होगी ना, कि वहां से मैक्सिमम पॉइंट जाके फिर वहां से कम हो जाएगा। तो करेक्ट इसलिए करेक्ट मकर संक्रांति भारत के मतलब भारत के लिए इम्पोर्टेंट, भारत मतलब जो इक्वेटर के ऊपर है वह यस उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो दक्षिण हमारा हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वहां से फिर सूरज जो है वो दक्षिण में जाना शुरू होता है। करेक्ट। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा जो दिन है वो सभी के लिए है। वो सबके लिए, दैट इज टोटल यस। चलिए खैर, एनीवे दिस वाज हाँ अ डाइवर्जन। ठीक है, वो तो ये हमारा विषय नहीं है वैसे अभी आज का। जी ठीक है, हाँ। क्यूरियोसिटी तो एंड फिर नुस्खा उसके में बाद हाँ ठीक है, तो ये तो अभी अग्निमंद होने की वजह से अभी एक दो दूसरे दोष को प्रकोपित कर देता है। उसके बाद फिर इसलिए क्या करना है कि उसमें जो चिकित्सा वगैरह के बारे में थोड़ा सा दिया है। आस्थापनम शुद्ध तनु जीर्णम धान्यम रसानुकृतम। आस्थापन का मतलब होता है एक प्रकार का वो एनिमा है, आस्थापन बस्ती। वो बस्ती के बारे में हम बाद में देखेंगे कि एनिमा का एक टाइप है कि जो काढ़ाई का वगैरह देते हैं तो उसका प्रयोग करना है, शुद्ध तनु। और फिर उसके बाद आस्थापन बस्ती देने के बाद फिर जीर्णम धान्यम रसान कृतान। उसके बाद जो है जीर्ण मतलब जो 1 साल से ज्यादा पुराने हैं ऐसे धान्य, उसका सेवन करना है। फिर रस, उनसे बने हुए जो हम रस बनाएंगे, मतलब जिससे पानी में उबाल के जो बनता है वो रस जो पुराण धान्य से बना हुआ है जो उसका अ, सेवन करना है। इसके बाद कृतान जांगलम पिशितम युतान। फिर जांगल मतलब मैंने पहले बोला कि जांगल देश जहाँ पर वो जो प्राणी रहते हैं उनके मांस रस का सेवन करना है। उसके बाद यूशान, उनसे बनाया हुआ जो यूश है, मतलब एक मंड यूश विलेपी एक अलग प्रकार की आहार कल्पना है। उसके बारे में हम थोड़ा अन्नपान विधि अध्याय जब देखेंगे उसके बारे में वहाँ देखेंगे। तो यूश है, विलेपी है, मंड है, यवागु है, ये क्या क्या है वो थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव तब देखेंगे। तो एक ध्यान में अभी रखना है कि जैसा हम चावल को उबालते हैं तो ऊपर पानी आता है तो उसको हम बोलते हैं कि मंड, जिसको हम हिंदी में मांड भी कहते हैं ना शायद मेरे हिसाब से। तो वो जो ऊपर का पानी रहता है कि चावल तो उबल गए लेकिन ऊपर पानी जो बच गया है तो उसको हम कहते हैं। तो जिसमें पानी ज्यादा है चावल कम है उसको हम बोलते हैं मंड। उसी तरह से जिसमें पानी थोड़ा कम है मंड की कंपैरिजन में, लेकिन जिसमें क्या सीरियल्स का यूज ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं यवागु। इस तरह से यूश और जो थोड़ा सा उसको पेस्ट करके बनाते हैं उसको यूश कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के आहार की कल्पनाएं हैं। तो वो यूश जो बनाया हुआ उसका सेवन करना है। मध्वरिष्ट, मधु मतलब शहद का सेवन करना है। अरिष्ट मतलब जो हम फर्मेंटेड जो आइटम रहते हैं कि जैसा हम अलग अलग प्रकार के अरिष्ट बनाते हैं ना, कि जो अश्वगंधा अरिष्ट है, भय अरिष्ट है, ऐसे जो अलग अलग वनस्पतियों से बने हुए जो अरिष्ट है, एक औषधि कल्पना है, उसका सेवन करना है। चिरंतनम जो पुराना है कि 1 साल 2 साल पुराना है, ऐसे अरिष्ट का सेवन करना है। फिर मस्तु, पानी जो दही के ऊपर जो पानी रहता है उसको मस्तु कहते हैं, वो मस्तु उसका सेवन करना है। सौवर चलाढ़्यम मतलब जिसमें सौवरचल नाम का एक लवण है, मतलब नमक है, वो डाल के बनाया हुआ जो मस्तु है उसको हमें लेना है। पंचकोल अवचूर्णितम, ये पंचकोल क्या है? तो उसमें 5 प्रकार के औषध द्रव्य है, जिसमें पिपली है, पिपली मूल है, चव्य चित्रक और सोंठ। ये 5 औषध द्रव्य है, इनको 5 को मिला के पंचकोल ऐसे कहा जाता है। वो डाला हुआ जो मस्तु है, दही के ऊपर का जो पानी रहता है वो डाला हुआ जो पानी है वो सेवन हमको करना है। फिर दिव्यम कौपम श्रुतम चाम्भो। दिव्य मतलब जो डायरेक्ट प्रसाद से ऊपर से गिरा हुआ पानी है वो डायरेक्ट अगर हम कहीं कलेक्ट करते हैं किसी बर्तन में तो वो ले सकते हैं। या फिर कौपम श्रुतम चाम्भो, जो
पानी हम जो लेते हैं वेल वाटर जो लेते हैं वो उबाल के लेना है। भोजनम तु अति दुर्दिने, और उससे बनाया हुआ जो आहार है, खाना है, उसका सेवन करना है। कि अगर कुएं में जो पानी है उसको अगर लेना है तो उसको उबाल कर लेना है, और वो उबाले हुए पानी में जो भोजन बनाया है उसी का सेवन करना है, क्योंकि पानी साफ नहीं रहता है। तो इस तरह से उसको शुद्ध करने की क्रिया भी दी है। और फिर व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम, और जिसमें अम्ल और लवण, और ये थोड़ा इसकी टेस्ट लगेगी थोड़ी, इस तरह से स्नेह का मतलब होता है कि कोई स्निग्ध द्रव्य मतलब घी है, या फिर इस तरह से उसका सेवन हमें करना है। फिर संशुष्कम क्षौद्रव लघु, और फिर उसमें थोड़ा क्षौद्र मतलब शहद डाल के वो लेना है, कि जिसमें अम्ल रस और लवण रस ज्यादा हो, और उसमें थोड़ा सा क्षौद्र मतलब शहद डाल के वो लेना है, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में आसान रहता है। फिर उसके बाद आता है कि अपारी सुरभि सततम धूपिताम्बरः, मतलब नंगे पाँव नहीं चलना है। मतलब जब बरसात होती हो तो नंगे पैर चलना नहीं है, क्योंकि कीचड़ वगैरह रहता है तो उसके अंदर कुछ भी रह सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पैरों में कुछ पहनना चाहिए, या फिर शूज या फिर ऐसा कुछ पहनना है। सुरभि, और सततम धूपिताम्बरः मतलब सुगंधी द्रव्यों से बनाए हुए पानी से नहाना है। और उसके बाद सततम धूपिताम्बरः मतलब जो हम हमारे कपड़े पहनते हैं उनको फॉगिंग करना है। मतलब जैसा हम जनरली करते हैं कि वो सूख जाना चाहिए, इसलिए जो औषधि द्रव्य है उनकी धुएं से जिसको शुद्ध किया हुआ है, ड्राई किया है, ऐसे धूपिताम्बरः ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, उससे निर्जंतुक किए हुए कपड़े। हरम्य पृष्ठे वसेत बाष्प शीत शीकर वर्जिते। हरम्य पृष्ठ मतलब होता है कि जो बड़े घर रहते हैं उनके ऊपर जो छत है उसके ऊपर बैठना है, लेकिन जहाँ पर वो जो बहुत गर्म नहीं है, मतलब अभी धूप आई फिर बारिश आई तो उसके बाद थोड़ी सी उसमें से भाप ज्यादा निकलती है, तो ऐसे जगह पर नहीं बैठना है। लेकिन जो छत है वो बारिश की वजह से ठंडा हो चुका है, ऐसे छत पर हमको बैठना चाहिए। फिर नदी, अभी इसमें कुछ चीजें वर्ज की है। नदी जल उदमंथाः स्वप्न आयास आतपान त्यजेत। तो ऐसे समय में नदी का पानी हमें नहीं पीना चाहिए। डायरेक्टली नदी से जो पानी आता है वो नहीं पीना है, क्योंकि वैसे भी वो साफ नहीं रहेगा, तो उसको नहीं पीना है। उदमंथ का एक सत्तू से बनाया हुआ जो पानी में डाल के जो बनाते हैं, जैसा जिसका हमने वसंत ऋतु में सेवन करने के लिए बोला है, उसी को वर्षा ऋतु में वर्ज्य कहा है कि वो नहीं लेना है, उदमंथ। और स्वप्न आयास, ज्यादा खाना खाने के बाद सोना, ये वर्षा ऋतु में वर्ज्य है। स्वप्न का मतलब होता है कि रात में ही सोने को स्वप्न कहता है, ऐसा नहीं है। दिन में खाने के बाद जो सोते हैं उसको स्वप्न कहा गया है, तो वो दिन में यहाँ पे वर्ज्य है। आयास, बहुत ज्यादा परिश्रम करना भी वर्ज्य है। आतप, वर्षा ऋतु में जो धूप आती है उस धूप को ज्यादा हमें उस धूप में ज्यादा हमको नहीं जाना है। ये भी उन्होंने कहा है कि वो धूप अच्छी नहीं रहती है सेहत के लिए, इसलिए वहां पर जाना है। ये सब वर्षा ऋतु के बारे में हमको ध्यान में रखना है। फिर वर्षा के बाद शरद ऋतु में क्या होता है, तो शरद ऋतु में वर्षा शीत उचितांगानाम की वर्षा ऋतु की में जो बरसात होती है उससे उचितांगानाम शीतोचितांगन, वो ठंडा पानी पड़ने गिरने की वजह से अपने शरीर का जो अंग है वो भी ठंडे हो जाते हैं। सहसा एव अर्क रश्मि, सहसा मतलब एक अचानक, सहसा एव अर्क रश्मि भी, मतलब अर्क मतलब सूरज की किरणों से जो बहुत गर्म रहते हैं। तप्तानाम संचितम वृष्टौ पित्तम शरदि कुप्यति, और ये जो शरीर भी गर्म रहता है, लेकिन
वर्षा ऋतु की वजह से ठंडा हो जाता है, लेकिन तुरंत अगर उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ेंगी गर्म, तो वो पित्त को प्रकोपित करने का कारण काम करता है। तो इसलिए जो अम्ल विपाक होने की वजह से वो पित्त संचित हो गया है शरीर में, वो शरद ऋतु में उसका प्रकोप होता है। तो इसलिए तज्जयाय, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए घृतम तिक्तम, तिक्त रस वाले घृत का मतलब घी का सेवन करना है। उसके बाद विरेचन, मतलब जिस उसको हम पर्गेशन बोलते हैं, वो एक पित्त को ठीक करने का एक उपाय है, तो वो करना है। और रक्त मुक्षण की ब्लड लेटिंग जो थेरेपी होती है उसको करना है, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। पित्त को नॉर्मलाइज करने के लिए ये रक्त मोक्षण ये एक अच्छा एक टेक्निक है, तो उसको हम करना चाहिए। उसके बाद आता है तिक्तम स्वादु कषायम च, और कौन से प्रकार के रस का आहार सेवन करना है, तो तिक्त मतलब कड़वा, फिर स्वादु और कषाय, कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट और स्वादु मतलब मधुर स्वीट, इस प्रकार के आहार का सेवन करना है। उदितो अन्नम भजे लघु, मतलब लगे इस प्रकार के आहार का सेवन करना है, जिसमें तिक्त रस, स्वादु रस और कषाय रस के द्रव्य ज्यादा हो। लेकिन जनरली ये होता है कि मधुर और कषाय रस वाले जो द्रव्य हैं वो पचने में भी थोड़े गुरु रहते हैं, भारी रहते हैं। तो इन रस वाले तो हो, लेकिन जितो अन्नम भजेत लघु, लेकिन वो पचने में जो हल्के हैं, ऐसे आहार का सेवन हमको करना है। पचने में हल्के हैं लेकिन मधुर और कषाय और तिक्त रस के द्रव्य हैं, उनका सेवन हमको करना है। तो जैसे हमने कहा है कि पित्त को शमन करने वाले जो 3 रस है, वो यही 3 है, मधुर मधुर तिक्त और कषाय। तो इन रसों के आहार का सेवन करना है, इन जो पचने में जो हल्के हो, लघु हो, ऐसे आहार का सेवन हमको करना है। उसके बाद शाली, मुद्ग, सीता, धात्री, पटोल, मधु, जांगलम। तो और उसमें क्या क्या होना चाहिए? शाली मतलब चावल, उसके बाद मुद्ग मतलब मूंग, सीता मतलब मिश्री, धात्री, धात्री का मतलब होता है आंवला। उसके बाद पटोल, पटोल एक जैसा कुकुरबिटेसी सी फैमिली है, मतलब जिसमें टिंडी है, फिर ये लौकी है, ये सभी प्रकार के जो आते हैं ना, उसको कुकुरबिटेसी फैमिली बोलते हैं। उसमें एक पटोल नाम का एक औषध द्रव्य है, वो क्या है वो बताता हूँ बाद में। फिर पटोल उनका सेवन करना है, वो बाद में हम देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में। पटोल, मधु जांगलम, शहद और देश में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके मांस का सेवन करना है, क्योंकि अग्नि हमारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पित्त का प्रकोप भी उससे नहीं होता है, तो इस प्रकार के आहार का सेवन हमको करना है। शाली, मुद्ग, सीता, धात्री, पटोल, मधु, जांगलम। तो शाली मतलब चावल, मूंग, मिश्री, आंवला, पटोल, शहद और जांगल मांस, जांगल देश में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके मांस का सेवन हमको करना चाहिए। उसके बाद तप्तम तप्तांशु किरणैः, शीतम शीतांशु रश्मिभिः, समन्तात् अप्यहोरात्रम अगस्त्योदय निर्विशम, शुचोदकम नाम निर्मलम मलजिज्जल, नाभिष्पंदी न वारुक्षम, पानादिषु अमृतोपमम। अभी जैसा उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में पानी अच्छा, नदी का पानी अच्छा नहीं रहता है, उसके विपरीत शरद ऋतु में क्या होता है कि तप्तम तप्तांशु किरणैः, कि उसमें शरद ऋतु में धूप तो आ जाती है, तो इसलिए उस की किरणों की वजह से, सूरज की किरणों की वजह से तप्तम जो गर्म हो गया है, तप्तांशु किरणैः, तो जो सूरज की किरण है उनके वजह से गर्म जो पानी हो जाता है। उसके बाद शीतम शीतांशु रश्मिभिः, और चंद्रमा की किरणों से वो शीतल हो जाता, ठंडा हो जाता है। ऐसे समन्तात अपि अहोरात्रम, तो आजू बाजू सभी जगह का पानी है, उस तरह से वो सुबह दिन में गर्म होता है, रात में ठंडा हो जाता है। और फिर एक उन्होंने कहा है कि अगस्ती जो नाम का एक तारा होता है, स्टार होता है, उसका उदय शरद ऋतु में होता है, अगस्ती। तो उसके उदय की वजह से जो पानी है वो निर्विष होता है, ऐसा उन्होंने ये कल्पना की है कि क्या की है पता नहीं, लेकिन उससे वो जल शुद्ध होता है, उन्होंने लिखा है। अगस्ती के उदय से निर्विष होता है जल,
अगस्त्य के उदय की वजह से। जो अगस्त्य ऋषि का उदय होने के बाद, वो ऋषि का जो स्टार है उसका उदय होने के बाद पानी निर्विष होता है, तो उसको शुचि हंसोदकम नाम, उस पानी को हंसोदक कहते हैं। कि जैसा हम कहते हैं कि जो निरक्षीर जो हंसक करता है ना, कि दूध और पानी साथ में मिलाकर उनको अगर देंगे तो केवल वो दूध पिएगा, पानी नहीं पिएगा। तो हंस का जो क्या बोलते हैं, विवेक करने का जो है, पानी और दूध को अलग करने का उसमें कैपेसिटी रहती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा है। तो इस प्रकार से पानी शुद्ध करता है, इसलिए वो उसको हंसोदक ऐसा कहा है, कि जो अगस्त के स्टार के उदय से जो निर्विष हो गया है, ऐसे पानी को हंसोदक ऐसे कहा है। नाम निर्मलम मलजित जलम, और जिसमें ज्यादा कचरा नहीं है, मलजित जिसमें कचरा नहीं है, ऐसे पानी का में सेवन करना है। नाभिशंदी न वा रुक्षम, और जो अभिसंधि नहीं है, अभिसंधि का होता है कि वो शरीर में जाके डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा जो भी आहार होगा उसको अभिसंधि ऐसा कहते हैं। न वा रुक्षम, और जो रुक्ष नहीं है, इस प्रकार के पानी का पानादिशु अमृतोपमम, और पानी पीने के लिए अमृत के समान है, इस तरह के पानी का सेवन करना है। जिस तरह से उन्होंने बोला कि वर्षा ऋतु में इस तरह का पानी बाहर का नहीं पीना है, उसको उबाल कर उसको पीना है, उसी तरह से उन्होंने बोला है कि नेचुरली शरद ऋतु में होती है कि दिन में गर्मी से पानी गर्म होता है, और शाम को, रात को चंद्रमा की किरणों से वो ठंडा होता है। तरह का पानी अगस्त्य ऋषि के स्टार जो है उससे उदय की वजह से निर्विष हो जाता है, तो उसको हंसोदक कहते हैं। उसका सेवन हमको करना है, जो बहुत अभिसंधि भी नहीं है और ज्यादा रुक्ष भी नहीं है। अभिसंधि का मतलब होता है कि जो डाइजेशन करने में बहुत डिफिकल्ट हो, उसको अभिसंधि कहते हैं। तो और जो रुक्ष नहीं है, दोनों भी नहीं है, बहुत ज्यादा क्या स्टिकी भी नहीं है, और जो बहुत ज्यादा जो रुक्ष भी नहीं है, इस प्रकार के पानी का सेवन अमृत के समान काम करता है। पानादिशु अमृतोपमम, इस तरह के पानी को हमको लेना है। फिर जो शरीर के ऊपर लेप करना है, हमारे पास अभी 7-8 मिनट है ना? नहीं, अभी तो अपने पास 22 मिनट है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं 10:15 से सोच रहा था इसलिए। ठीक है, फिर चंदन उशीर कर्पूर मुक्तास्रग वसनोज्वल सौधेशु सौध धवला चंद्रिका मुखे। तो लेप करने के लिए भी बोला, लेप में क्या होना चाहिए? तो चंदन, उशीर, कर्पूर, इनका लेप कर सकते हैं। मतलब जो दो प्रकार है, उशीर जो है वो ठंडा है, चंदन, उशीर और कर्पूर, ये तीनों ठंडे के द्रव्य है, तो उनका लेप कर सकते हैं शरीर के ऊपर। नुक्ता मतलब मोती, उनकी माला पहनना चाहिए। स्रग वसनोज्वला, कपड़े जो है वो जो है उस तरह से होने चाहिए कि जिसे मोती लगे हुए ऐसे वस्त्र भी पहनने चाहिए। सौधेशु सौध धवला, मतलब जिनके जो छत है वो सफेद, धवल मतलब व्हाइट कलर के जिनके छत है, ऐसे छत के ऊपर बैठना चाहिए। चंद्रिका रजनी मुखे, और उसी तरह से जिसमें छत भी व्हाइट है, ऊपर से चंद्रमा का भी सफेद प्रकाश आ रहा है, ऐसे छत के ऊपर रात में बैठना चाहिए। रजनी मुखी, रजनी मुखी का मतलब होता है कि रात के शुरुआत में, स्टार्टिंग में। क्योंकि ऐसा होता है कि शरद ऋतु में रात के स्टार्टिंग में थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन उसके बाद जो है वो ओस पड़ने लगती है। तो ओस हमारे लिए अच्छी नहीं है, प्रकृति के लिए। वो रात्रि के स्टार्टिंग में हम चंद्रमा की किरणों में जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन लेट नाइट में, रात में छत पर जाकर बैठना उन्होंने कहा है कि नहीं बैठना चाहिए, वो वर्ज्य है, क्योंकि उसमें ओस गिरने लगती है, इसलिए वहां पर नहीं बैठना है। फिर तुषार क्षार सौहित्य दधि तैल वसातपान तीक्ष्ण मध्य दिवा स्वप्न पूर्व वातान परित्यजेत। और शरद ऋतु में क्या क्या वर्ज्य है, क्या सेवन नहीं करना है, वो भी उन्होंने दिया है। तो तुषार मतलब पानी के फव्वारे में नहीं जाना है। क्षार मतलब जो अल्कली जो मेटल द्रव्य है उनको सेवन करना नहीं है। सौहित्य मतलब बहुत ज्यादा पेट भरकर खाना, ये भी नहीं करना है। दही का सेवन शरद ऋतु में वर्ज्य माना है।
तेल का भी बहुत ज्यादा सेवन शरद ऋतु में नहीं करना है। वसा मतलब एनिमल फैट्स जो है उसका सेवन नहीं करना है। आतप, धूप में नहीं जाना है। तीक्ष्ण मद्य, जो स्ट्रॉन्ग लिकर है वो शरद ऋतु में वर्ज्य है। दिवा स्वप्न, दिन में सोना। और पूर्ववात, पूर्व दिशा से आने वाले जो हवा है उसका सेवन नहीं करना। इन 10 चीजों का सेवन शरद ऋतु में नहीं करना चाहिए। तुषार, क्षार, सौहित्य, दधि, तैल, वसातपान, तीक्ष्ण मध्य, दिवा स्वप्न, पूर्ववातान परित्यज, इन सभी का त्याग करना चाहिए शरद ऋतु में। कि मतलब इन शॉर्ट जिससे पित्त प्रकोपित ना हो ऐसे आहार विहार का सेवन हमको शरद ऋतु में करना चाहिए। फिर कौन से ऋतु में किस प्रकार के रसों का आहार सेवन करना है वो भी उन्होंने दिया है कि शीते वर्षासु च आद्यान स्त्रीन वसंते अंत्यान रसान भजेत। तो जो हमारा क्रम है जो हमने पहले अध्याय में देखा था मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, ये अगर क्रम हमारे ध्यान में अगर है तो उसके हिसाब से शीते वर्षासु आद्यान स्त्रीन और वसंते अंत्यान रसान भजेत। तो शीत और वर्षा ऋतु में और वर्षा ऋतु में आद्यान तीन रसान भजेत, पहले जो 3 रस है उनका सेवन करना है। मधुर अम्ल लवण और वसंते अंत्यान रसान भजेत, और वसंत ऋतु में 3 लास्ट के जो 3 है तिक्त कटु और कषाय, 3 रसों का सेवन करना है। उसके बाद स्वादुन निधागे, निधाग मतलब ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में स्वादु मधुर रस का सेवन करना है। शरद ऋतु में शरदी स्वादु तिक्त कषायकान, शरद ऋतु में मधुर तिक्त और कषाय इन रसों का सेवन करना है। फिर ये हो इसके बारे में। तो जैसा मैंने कहा कि शीत ऋतु मतलब 2 शीत ऋतु है, एक है हेमंत, दूसरा है शिशिर, ये दोनों भी शीत ऋतु है। तो शीत ऋतु में और वर्षा ऋतु में आद्यान 3 रसान भजेत, पहले जो 3 रस है मधुर अम्ल और लवण, इन 3 रसों का सेवन करना है। वसंते अंत्यान रसान भजेत, वसंत ऋतु में लास्ट के 3 रस मतलब तिक्त कटु और कषाय, इन 3 रसों का सेवन करना है। फिर स्वादुन निदाघे, मधुर रस का सेवन ग्रीष्म ऋतु में करना है ज्यादा। शरदी स्वादु तिक्त कषायकान, और शरद ऋतु में स्वादु मधुर तिक्त और कषाय रसों के आहार का सेवन करना है। फिर ये हो गया रस के बारे में। फिर आया है कि गुण, किस प्रकार के गुणों का आहार सेवन करना है। तो शरद वसंतयो रुक्षम, शरद ऋतु और वसंत ऋतु में रुक्ष और शीत आहार का सेवन करना है। घर्म घनांतयो हो, और घर्म मतलब का मतलब भी ग्रीष्म ऋतु है। जैसे हमने कहा कि निदाघ ये जो बोला वो ग्रीष्म ऋतु का मीनिंग सिनोनिम है। निदा घर्म ये भी ग्रीष्म ऋतु का सिनोनिम है। तो शीत घर्म घनांत हो, तो शरद और वसंत ऋतु में रुक्ष आहार का सेवन करना है। घर्म घनांतयोहो में घनांत मतलब जहां पर बरसात के लास्ट में शीत आहार का सेवन करना है। वर्षा के लास्ट में मतलब शरद ऋतु में शीत आहार का सेवन करना है। अन्नपानम समासेन विपरीतम अतो अन्नदा, तो इस प्रकार के अन्नपान का सेवन करना है। और विपरीत मतलब उसके विपरीत जो आहार है उसका सेवन कब करना है। तो अन्यदा मतलब ये इसके अलावा जो ऋतु है उनमें इसके विपरीत आहार का सेवन करना है। विपरीत मतलब अभी क्या बच गया, तो शरद हो गया, वसंत हो गया, ग्रीष्म हो गया और शरद हो गया। तो इन सभी ऋतुओं में रुक्ष और शीत इन प्रकार के आहार का सेवन करना है। और उसके विपरीत जो बच गए हैं उनमें उष्ण और स्निग्ध आहार का सेवन करना है। तो हेमंत शिशिर और ऋतु में उष्ण और स्निग्ध इस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए, ये उन्होंने शॉर्ट में दिया है। फिर नित्यं सर्वरसाभ्यासः स्वस्व आधिक्यं ऋतौ ऋतौ, जैसे
नित्यम सर्वरसाभ्यास, सभी ऋतुओं में सर्वरस अभ्यास, सभी प्रकार के रसों का सेवन करना है। नित्यम सर्वरसाभ्यास, सभी ऋतुओं में सभी रसों का सेवन करना है। तो उन्होंने जो पहले कहा कि इस ऋतु में इस आहार का सेवन करना है, दूसरे ऋतु में दूसरे आहार का सेवन करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रसों का सेवन आपको नहीं करना है। जैसे उन्होंने ऊपर कहा कि शीते वर्षासु आद्यान 3 रसान भजे, मतलब शीत और वर्षा ऋतु में मधुर अम्ल लवण रस के आहार का सेवन करना है। तो इन्होंने कहा, तो इसका मतलब ये है कि रस के आहार का सेवन ज्यादा आपको करना है, बाकी तीनों आहार का सेवन तो आपको करना ही है। नित्यम सर्वरस अभ्यास, कि सभी रसों का सेवन सभी ऋतुओं में करना है, लेकिन स्वस्व आधिक्यम ऋतम और ऋतु, और जिन ऋतुओं में जिन रसों का सेवन करने के लिए कहा गया है वो मेजोरिटी में रहना चाहिए, बाकी जो रस है वो माइनॉरिटी में होना चाहिए, तो अब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जो अगर बोला है कि शीत ऋतु में मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करना है, इसका मतलब वही 3 खाते रहना ऐसा नहीं है, बाकी जो बचे हुए 3 रस है वो भी खाना चाहिए, लेकिन उसका प्रमाण कम होना चाहिए। और उसके उल्टा जो ग्रीष्म ऋतु में हमने कहा है कि शीत आहार का सेवन करना है, या फिर शरद ऋतु में स्वादु तिक्त और कषाय रस के आहार का सेवन करना है, मधुर तिक्त और कषाय रस के आहार का सेवन करना है। इसका मतलब ये 3 रस जो है आहार में ज्यादा होने चाहिए, बाकी 3 रस तो होने ही चाहिए, वो वर्ज्य है ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसका प्रमाण बहुत कम होना चाहिए। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा वो दोनों प्रकार के आहार का सेवन हमको करना है, लेकिन प्रमाण जिस ऋतु में जो आहार का सेवन ज्यादा कहा करने के लिए कहा है वो ज्यादा क्वांटिटी में, मेजोरिटी में वो होना चाहिए। फिर लास्ट का जो है, जो आपने पूछा था कि एक ऋतु से दूसरा ऋतु आती है या फिर आनंद काल विसर्ग काल का, ये लास्ट में आया है, वो है ऋतु अंत्यादि सप्ताह ऋतु संधि इति स्मृतः, कि ऋतु के अंत का और ऋतु के पहले का जो 7-7 दिन का जो काल है उसको ऋतु संधि ऐसा कहते हैं। मतलब पहले के ऋतु के लास्ट के 7 दिन और बाद के ऋतु के पहले 7 दिन, इन दोनों को मिला के जो भी दिन होते हैं, 7-7 दिन मतलब 14 दिन होते हैं, उनको ऋतु संधि इति ऐसे कहते हैं। ऋतु संधि इति स्मृतः, ऋतुओं की संधि उसको कहते हैं कि दोनों ऋतु जहाँ पर जुड़ते हैं ऋतु, उनको ऋतु संधि ऐसा कहते हैं। तत्र पूर्व विधि त्याज्य, उसमें जो पहले की ऋतु का जो आहार विहार है उसका त्याग करना है, सेवनीयो अपरः क्रमात्, और जो बाद के ऋतु का जो आहार विहार है उसका सेवन बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से और फिर लास्ट में वो कहते हैं असात में जाहि रोगा स्युः सहसा त्यागशीलनात्, और अगर हमने डायरेक्ट अगर चेंज कर दिया, मतलब एक ऋतु का आहार एक दिन में छोड़ के तुरंत दूसरे दिन से दूसरे ऋतु का आहार अगर सेवन कर दिया तो असात में जाहि रोग, वो हमारे शरीर के लिए साथ में नहीं रहता है, शरीर को वो हमें सहन नहीं पाए, इसलिए असात में जाहिर होगा, इसलिए कुछ अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए उस तरह का आहार धीरे धीरे करना चाहिए और दूसरे प्रकार के आहार का सेवन धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो ये एक ऋतु संधि एक तो उसमें है कि 14 दिन का जो काल रहता है तो ऋतु संधि कहते हैं, इसमें पहले के ऋतु के 7 दिन और आने वाले ऋतु के पहले 7 दिन, तो ये दोनों को मिला के ऋतु संधि होता है। और उसमें पहले 7 दिन में वो धीरे धीरे कम करके फिर दूसरे ऋतु का आहार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उसका भी एक क्रम है कि किस तरह से वो कम करना है, कि पहले दिन में जो है कि मतलब उसको पादांशिक कहते हैं, मतलब पाद मतलब 1/4 पार्ट को पाद कहते हैं। तो इस तरह से पादांशिक क्रम मतलब 1/4 पार्ट को छोड़ते छोड़ते हुए धीरे धीरे वो बढ़ाना है। मतलब अगर फर्स्ट डे आप पहले वाले ऋतुओं का 3 पार्ट का आहार लेंगे तो 4th पार्ट जो है, मतलब अगर आहार के 4 पार्ट करेंगे तो 3 पार्ट पहले के ऋतु का आहार, 1 पार्ट जो है वो बाद के ऋतु का आहार वो लेंगे। फिर दूसरे दिन जो है वो पहले का जो पहले ऋतु का आहार वो ही पूरा सेवन करेंगे, चारों पार्ट। फिर तीसरे दिन फिर से जो हम पहले दिन किया हुआ है
कि पहले के ऋतु के पहले 3 पार्ट और दूसरे ऋतु के एक पार्ट ऐसा सेवन करना है। फिर चौथे दिन में दोनों का हाफ-हाफ करना है। ऐसा करके धीरे-धीरे बढ़ा के फिर वो हम कम करते हैं। तो इसलिए फिर वो असात्मज रोग जो है वो नहीं होते। तो इसलिए इस प्रकार से ऋतु संधि में वो सब हम करते हैं कि तो फिर जो हम जैसा ये जब पंचकर्म वगैरह करते हैं, उसके बाद भी इसी तरह का क्रम फ़ॉलो होता है, पादांशिक क्रम। मतलब नॉर्मल डाइट पर लाने के लिए उसको 7 दिन से 15 दिन तक का समय रहता है। इसमें धीरे-धीरे वो जो सॉलिड आहार है थोड़ा बढ़ाते हैं, लिक्विड है वो कम करते जाते हैं, फिर वो धीरे-धीरे तक वो सेवन करके फिर नॉर्मल डाइट पर आते हैं। उसी तरह से इसमें भी ऋतु के समय में भी हमको उसी तरह से 14 दिन का वो एक दिया हुआ है, उसी प्रकार के आहार विधि का सेवन करना होता है। तो ये जो है ऋतुचर्या नाम का जो अध्याय है, ये यहाँ पर हम समाप्त कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें अगर किसी को अगर पूछना है कुछ तो हमारे पास एक 8-9 मिनट का टाइम है, तो डिस्कशन उसके ऊपर हो सकता है। तो अभी अगर अपन करंट आज की डेट में देखें तो अपन ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु में ये संधि का समय जस्ट अबाउट शुरू हो रहा है। हाँ, है ना? तो हाँ। अब इस वक्त क्या चेंजेस आप या क्या चीज अपन नया खाना शुरू करेंगे इन जनरल आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए, और क्या चीज हम अवॉइड करना शुरू करें? हाँ, मतलब ग्रीष्म ऋतु में हमें ऐसा कहा है कि जो एकदम कटु तिक्त कषाय रुक्ष आहार का सेवन ज़्यादा नहीं करना है, ऐसा हमने कहा है। जो ठंडा है वो सेवन करना है, लेकिन जो हमने वर्षा ऋतु में कहा है कि अम्ल विपाक होता है, तो फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, तो फिर जो आहार जो है, उस तरह से हमको साधारण मतलब जो अग्नि को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, उस तरह का आहार हमको लेना है जिसमें अ, श चावल जो है वो पुराना चावल है उसका सेवन कर सकते हैं। फिर जनरली जो हम चावल खाते हैं वो पुराने ही रहते हैं। फिर धान पुराने होने चाहिए, फिर जो है वर्षा ऋतु में, उसके बाद हम फिर सकते हैं वो, लेकिन शहद का सेवन भी हम उसमें कर सकते हैं। किसका? तो ये थोड़ा-सा ले सकते हैं कि जो शहद रुक्ष रहता है तो शहद शहद, ओके। हाँ, शहद, हाँ। और फिर आंवला नहीं रह क्योंकि आंवला एक्चुअली वो है कि वो भी खुद ही अम्ल लगता है ना, हाँ, तो उसको अभी नहीं लेना है। वो जब थोड़ा शरद ऋतु जब आएगा तब वो आंवला का सेवन हम कर सकते हैं। हाँ, और आंवले आते भी तभी हैं क्योंकि ये वर्षा ऋतु का सीज़न का फल तो है नहीं आंवला। जी, अभी वो तो ठीक है कि किसी भी ऋतु में हमको मिल जाता है, वो डीप प्रिज़र्व करके डीप फ्रीज़ करके रखते हैं, जी, लेकिन वो इस ऋतु में आते भी नहीं है। जी। तो फलों का जनरली ये है कि जिस ऋतु में आता है उस ऋतु का सेवन करना चाहिए। तो नॉर्मली उसका जो काल है, उस काल में जो ऋतु आएँगी वही मतलब जो फल आएँगे उसी को सेवन करेंगे। और वर्षा ऋतु में तो आंवला आता नहीं है, तो उसको हम सेवन करना ही नहीं है, वो है। और फिर जो हम खाना खाएँगे उसमें वो पंचकोल जो मैंने कहा वर्षा ऋतु के जो चित पंचकोल भी मिलता है बाज़ार में चूर्ण वगैरह, उसका थोड़ा-सा हम ले सकते हैं जिसमें सौंठ है, फिर जिसको पीपर ब्लैक पेपर सॉरी लॉन्ग पेपर जिसको कहते हैं, वो ले सकते हैं, वो थोड़ा-सा हम ले सकते हैं। ये दही का जो ऊपर का पानी है, वो ले सकते हैं। इन शॉर्ट जिसको थोड़ा-सा पचने में हल्का हो, लेकिन जिसका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन वो जो अम्ल विपाकी नहीं हो, जो खट्टा बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसा हम ले सकते हैं। और जो पुराना धान्य है, उसको ले सकते हैं, मूँग ले सकते हैं। माश मतलब जिसको हम राजमा की या फिर ऐसा जो तुअर की दाल है, वो नहीं ले सकते क्योंकि उसका
डाइजेशन वो उसका भी अम्ल विपाक ही होता है, इसलिए वो नहीं लेना है। मूंग का जो विपाक मधुर होता है तो वो ले सकते हैं। तो ये हम सब वर्षा ऋतु में ले सकते हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु का आहार विहार है वो तो सभी धीरे धीरे हमको छोड़ना है। अच्छा, सब्जियां सब्जियां कौन सी इस ऋतु में और फल कौन से इस ऋतु में ज्यादा ठीक रहेंगे? फल मतलब जैसा लौकी है, करेला है, ठीक है, टिंडी है, ये सब हम ले सकते हैं। जनरली जो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो भी फल रहते हैं ना, जो बेल के ऊपर लगने वाले जो फल रहते हैं, फल मतलब जिसमें जिसको हम परवल कहते हैं, फिर ये क्या लौकी जो मैंने पहले ही कहा, करेला है, ये सब हम ले सकते हैं। तोरी तोरी हाँ, वो भी ले सकते हैं। और फलों में, फ्रूट में? फ्रूट में सीजनल जो है वो ले सकते हैं हम। अभी आजकल पता नहीं लगता ना, क्योंकि सब फ्रूट दुकान में मिलते हैं। हाँ, वो तो जनरली जो अंगूर चल सकते हैं, अंगूर, क्योंकि वो बहुत कब पित्त को प्रकोपित करने वाले नहीं रहते हैं, तो वो चल सकते हैं, वो मिलेंगे तो वो ले सकते हैं। या फिर जो अ, उसका सेवन ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स थोड़ा पचने में भारी रहता है, इसको सेवन थोड़ा कम करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक है। और फिर जैसा नींबू का जो शरबत है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो पानी ज़्यादा डाला हुआ जिसमें है, वो ले सकते हैं। क्योंकि उसमें विपाक अम्ल होता है, लेकिन वो हमको ध्यान में रखना है कि पानी ज़्यादा हो और जिसमें शुगर ज़्यादा हो, वो हम ले सकते हैं। अच्छा, हुँ। तो नींबू का विपाक वैसे मधुर होता है कि अम्ल होता है? विपाक अम्ल ही होता, लेकिन उसमें अगर बहुत कम क्वांटिटी में अगर वो है, तो वो चल जाएगा, मतलब उसका रस जो है वो तो चलेगा। अच्छा, तो रस और विपाक दोनों नींबू का अम्ल अम्ल ही है, होता अम्ल है, अम्ल ही है। है। अच्छा, और वर्षा ऋतु में पूछ रहे हैं ना? जी जी। हाँ, हाँ। वर्षा ऋतु में अम्ल विपाक वाले द्रव्य, हाँ, नींबू का शरबत एक्चुअली, हाँ, नींबू का शरबत आपको ग्रीष्म ऋतु में चलेगा, वर्षा ऋतु में नहीं चलेगा। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हमको अम्ल रस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में वो नहीं करना है। इसलिए मैंने वो जो दाड़िम है ना, मतलब जिसको हम अनार कहते हैं, अनार चल सकता है। हाँ, उसके बाद जो मुनक्का है वो चल सकता है। फिर अच्छा जो वही जो ज़्यादातर स्वीट ज़्यादा है, जी। लेकिन पचने में जो भारी नहीं है, ऐसा हम ले सकते हैं। अच्छा, सर मुझे एक सवाल पूछना था। जी, जी। ये शरद ऋतु में आपने कहा पुरवैया शरीर पर नहीं लेनी चाहिए, उसकी वजह क्या है? क्या नहीं लेनी चाहिए? हवा। पूरब से आने वाली जो हवा है वो हाँ, हाँ। पुरवैया हाँ, हाँ। जिसको हाँ, कहते हाँ। हैं, हाँ, वो हाँ, हाँ, शरीर हाँ। पर नहीं लेनी चाहिए, हाँ, उसकी एक्चुअली वजह ऐसा है क्या ना है? कि हाँ, बताता हूँ मैं। तो वो भी अपने आगे के चैप्टर में आता है कि हर एक द्रव्य के बारे में उसमें डिस्क्रिप्टिव दिया है। तो पूर्व की ओर से जो आने वाली हवा है, वो पित्त को प्रकोपित करने वाली हवा रहती है। ऐसा अष्टांग हृदय में हमारे शास्त्र में भी कहा है कि इसलिए वो नहीं सेवन करना है, कि वो पित्त में प्रकोपित करने वाली हवा रहती है, इसलिए उसको सेवन नहीं करना है पूर्व दिशा की ओर से। तो जनरली जिनको पित्त हमेशा प्रकोपित हुआ कंडीशन रहती है, उनको और ज़्यादा वो प्रकोपित हो जाएगा। इसलिए पूर्ववक्षान परित्यज जैसे बोला है कि पूर्व दिशा से आने वाली हवा, वो हर एक दिशा की हवा का उन्होंने गुण कर्म दिए हैं कि उससे क्या होगा। तो इसलिए पूर्व दिशा से आने वाली हवा पित्त को प्रकोपित करती है, इसलिए फिर वो नहीं लेना है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके बारे में भी आगे आ जाएगा, हम अन्नपान विधि वाला देखेंगे ना, उस टाइम पे ये भी उसके साथ आ जाएगा।